नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस क्रम में मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य वंश के बाद का जो काल था, उस काल में मगध में कौन कौन से नए वंश आए थे, उन्होंने क्या क्या मगध का प्रचार प्रसार किया था, कहाँ तक मगध का साम्राज्य विस्तार किया था, उन वंशों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे जो मेरा पिछला वीडियो था वो मौर्य कला से रिलेटेड था और उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको करवा दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ आप वो वीडियो देख लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मौर्योत्तर काल आज का वीडियो है। इसके अंतर्गत हम कौन कौन से वंश पढ़ेंगे उस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला वंश है शुंग वंश, द्वितीय है कण्व वंश, तीसरा है सातवाहन वंश और चौथा है चेदी वंश। तो ये चार प्रकार के वंश थे जो मौर्योत्तर काल में आए थे। जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो 185 बीसी में उनकी हत्या कर दी जाती है पुष्यमित्र शुंग द्वारा और शुंग वंश की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक थे वो बृहद्रथ थे और बृहद्रथ की मृत्यु उनके ही सेनापति एक पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है और पुष्यमित्र शुंग द्वारा उनकी हत्या करने के क्रम में ही पुष्यमित्र शुंग ने एक शुंग वंश की स्थापना मगध में कर दी थी। तो इन चारों वंशों को हम आज बारी बारी से पढ़ेंगे और देखेंगे इनके कौन कौन से शासक हुए थे और इससे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको यहाँ देखेंगे। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है मौर्य वंश के पतन के बाद मगध में कुछ छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ तथा उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और उसको सुदृढ़ बनाने के अथक प्रयास किए। तो इस प्रकार मौर्य वंश एक बहुत बड़ा वंश था। उसके समय पे जो मगध साम्राज्य था वो बहुत ही सुदृढ़ था और उसके बाद जो छोटे छोटे वंश हुए उन्होंने उस मौर्य साम्राज्य को सुदृढ़ करने का प्रयास तो किया, लेकिन वो वंश क्या थे, छोटे थे, ज़्यादा मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मौर्य साम्राज्य को सुदृढ़ करने के अथक प्रयास किए थे। ठीक है, इस क्रम में हम आज जो पहला वंश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शुंग वंश। ठीक है, अब शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके 185 बीसी में की थी। तो 185 बीसी में मौर्य वंश की तो समाप्ति हो जाती है, लेकिन उसके बाद एक शुंग वंश है, उस शुंग वंश की स्थापना हो जाती है और उसके संस्थापक माने जाते हैं पुष्यमित्र शुंग को। ये पुष्यमित्र शुंग थे, ये बृहद्रथ के सेनापति थे और इन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और एक शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। कब की थी शुंग वंश की स्थापना? 185 बीसी में। तो यहाँ पे मौर्य वंश का समापन हो जाता है और शुंग वंश की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। तो हमेशा ये डेट याद रखेंगे, परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में ही रहते थे। अब पतंजलि कौन थे? पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार थे। भारतीय साहित्य में पतंजलि के लिखे हुए कुछ 3 ग्रंथ मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें से पहला तो योग सूत्र है, जैसे बाबा रामदेव जी आजकल जो योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसके पीछे उन पतंजलि का ही हाथ है। ठीक है, दूसरा उनका अष्टाध्यायी पर एक भाष्य ग्रंथ था और फिर तीसरा उनका आयुर्वेद से संबंधित था, जिसका प्रचार प्रसार भी आजकल बाबा रामदेव जी कर रहे हैं। ये सब पतंजलि की ही देन थी। जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र के दरबार में ही रहते थे। अगला बिंदु देखते हैं, पुष्यमित्र ने मिनांडर, हिंदी यूनानी था ये मिनांडर, को पराजित किया था। तो पुष्यमित्र शुंग से एक ये महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, कभी भी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाएगा कि पुष्यमित्र शुंग ने किसको पराजित किया था? तो मिनांडर था, ये हिंदी यूनानी था, इसको पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, इस क्रम में अगले बिंदु देखते हैं। पुष्यमित्र के बाद उनके पुत्र अग्निमित्र शासक बने थे। जो पुष्यमित्र के पुत्र थे अग्निमित्र, वो शासक बने। उनकी मृत्यु के बाद में कालिदास की प्रसिद्ध रचना
मालविकाग्निमित्रम में मालविका व अग्निमित्र के प्रेम विवाह का वर्णन है। तो जो कालिदास जी की जो प्रसिद्ध रचना मालविकाग्निमित्रम है, उसमें एक मालविका कन्या थी और एक अग्निमित्र थे जो पुष्यमित्र के बेटे थे। इनके जो प्रेम विवाह है, इन्होंने मतलब प्रेम विवाह किया था, उस प्रेम विवाह का वर्णन वो मालविका अग्निमित्र में किया गया है। तो ये पॉइंट भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर शुंग वंश का जो अंतिम शासक था, इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कभी कभार दोस्तों क्या होता है कि कभी तो परीक्षा में किसी वंश के प्रथम संस्थापक या फिर प्रथम शासक के बारे में पूछ लिया जाएगा, कभी पूछा जाएगा अंतिम शासक कौन था। तो इस प्रकार जो संस्थापक है और अंतिम शासक का जो शासक हैं वो हमेशा आप याद रखेंगे कि प्रथम शासक कौन थे और अंतिम शासक कौन थे। फिर उसके जो बीच के महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी हमेशा याद रखेंगे। चलो अगले स्लाइड को देखते हैं। अगला है कण्व वंश। अब कण्व वंश के तहत कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं? 2-3 बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। कण्व वंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे। वासुदेव जी का नाम याद रखेंगे, जिन्होंने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। देवभूति कौन थे? देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? वासुदेव जी के द्वारा, और एक कण्व वंश की स्थापना कर दी गई थी। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा जी का नाम भी याद रखेंगे कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। ये इस प्रकार जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद आपको क्या होता है कि दोस्तों, जो कोई एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी या फिर आपके पास स्टेट बोर्ड की, जिस स्टेट बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो उसकी आपकी बुक होगी कोई हिस्ट्री की, उस बुक से अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास के ये पॉइंट्स, ये चैप्टर अगर दोबारा पढ़ोगे तो आपकी हिस्ट्री बहुत ही मजबूत हो जाएगी। क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, लेकिन जो मेंस की अपनी तैयारी होती है, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो या फिर आईएएस की पढ़ाई कर रहे हो, उसके लिए जो मेंस में है ना, लिखने के लिए ये बिंदु काफ़ी नहीं है। ये बिंदु फैक्ट हैं, इस कण्व वंश के ये बिंदु फैक्ट हैं, लेकिन इस फैक्ट का एक विस्तारित रूप आपको एनसीईआरटी बुक्स या फिर स्टेट बोर्ड की कोई भी बुक होगी उसमें मिलेगा। अगर उससे आप पढ़ लोगे तो आप बहुत अच्छा मेंस में लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हमेशा याद रखेंगे। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं ये हमेशा आप अपनी डायरी या फिर अपने रजिस्टर में आप एंट्री बना लेंगे, ताकि आपको आगे के लिए सहूलियत हो सके या फिर रिवीजन में सहूलियत हो सके। ठीक है दोस्तों, अगला वंश देखते हैं सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश के बारे में देखते हैं। यह वंश दक्षिण भारत का एक मुख्य वंश था। तो दक्षिण भारत का कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि मौर्योत्तर काल में जो दक्षिण भारत का एक मुख्य वंश कौन सा था, तो वो था सातवाहन वंश। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सीधा सीधा, हमेशा याद रखेंगे। सातवाहन वंश को दक्षिण भारत से रिलेटेड करके रखेंगे। इसकी स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने की थी। मैं बताया था उसका पहला शासक और अंतिम शासक हमेशा याद रखना है। फिर उसके बीच के जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो याद रखने होते हैं। इस वंश का प्रमुख शासक गोमती पुत्र सातकर्णी था। तो प्रमुख शासक के नाम भी याद आप रखेंगे। आप दोस्तों क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें एक साइड में क्या करेंगे, शुंग लिखेंगे, कण्व लिखेंगे, सातवाहन लिखेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे संस्थापक, अंतिम शासक, मुख्य शासक, महत्वपूर्ण बिंदु, और उसके नीचे हर वंश के सामने आप उसके महत्वपूर्ण बिंदु, मुख्य शासक और अंतिम शासक, संस्थापक, ये सारे चीज़ें लिख लेंगे। अगर ऐसे टेबल बना के अगर आप याद करेंगे किसी वंश को या फिर कोई भी क्वेश्चन को, तो आपको बहुत जल्दी याद होगा और वो टेबल आप कभी भूल नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रखेंगे ये स्ट्रेटजी, ये रणनीति आपको अपनानी है अपनी स्टडी के लिए। सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों या भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस वंश ने सबसे पहले भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा वो आरंभ की थी मौर्योत्तर काल में? तो वो कौन से वंश थे? वो सातवाहन वंश थे, जिन्होंने ब्राह्मणों को और भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी। ठीक है, अब अगला बिंदु है सातवाहनों ने ही शीशे के ज़्यादा सिक्के चलाए थे। तो शीशे के सिक्के सबसे ज़्यादा किसने चलाए थे? वो सातवाहनों ने ही चलाए थे। अगला और चौथा वंश देखते हैं।
चौथा वंश है चेदी वंश। चेदी वंश को महामेद वाहन वन भी कहते हैं, महामेद वाहन वन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग पुनः स्वतंत्र हो गया था। जब 261 बीसी में जब अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, कलिंग पर आक्रमण करके जो वर्तमान उड़ीसा है उसको जीत लिया था। उसके बाद मैंने कलिंग से रिलेटेड वीडियो कराया है, अशोक से रिलेटेड वीडियो कराया है, जिसमें मैंने कलिंग के बारे में बताया गया है कि कलिंग के युद्ध के बाद ही उसने धम्म की नीति अपना ली थी और उसने जो भरी घोष की नीति वो छोड़ दी थी, मतलब युद्ध की नीति छोड़ दी थी। उसने धर्म के आधार पर अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार करने की जो नीति अपनाई थी वो कलिंग के युद्ध में ही अपनाई थी। तो जब अशोक की मृत्यु हो गई तो और उस कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का कलिंग पर आधिपत्य हो गया था। लेकिन जब अशोक की मृत्यु हो गई तो कलिंग पुनः स्वतंत्र हो गया। कलिंग में चेदी वंश के प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा से मिलते हैं, मतलब ये हाथी गुफा अभिलेख है, ये उड़ीसा में स्थित है और यहाँ से चेदी वंश के प्रमाण मिलते हैं कि इस काल में कोई एक चेदी वंश हुआ करता था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, वो कौन था? खारवेल था। ठीक है, खारवेल का नाम याद रखेंगे, परीक्षाओं में बार बार पूछा है कि जो चेदी वंश था उसका जो प्रतापी राजा था वो कौन था? वो खारवेल था। खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर शीतलनाथ की मूर्ति को जीत लिया था, जिसको महापद्म नंद कलिंग से लूटकर ले गया था। ये महापद्म नंद कौन थे? जब मैंने दोस्तों नंद वंश करवाया था, जब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश जब कराया था, मैंने बताया था महापद्म नंद कौन थे। ये नंद वंश के संस्थापक थे। तो इन्होंने क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण करके और एक शीतलनाथ की मूर्ति थी जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, शीतलनाथ की मूर्ति, और वहाँ से कलिंग से उठाकर और मगध ले आए थे। लेकिन खारवेल ने क्या किया, बाद में मगध पर आक्रमण करके जो शीतलनाथ की मूर्ति थी उसको जीत लिया था और वापस अपने कलिंग लेके उसको चले गए थे। अगले बिंदु देखते हैं। यह जो मूर्ति थी यह जैन धर्म से संबंधित थी, मैंने अभी बता दिया था यह मूर्ति जैन धर्म से संबंधित थी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो मौर्य साम्राज्य का जो जैसे ही पतन हो गया तो मैंने बताया था कि जैसे शुंग वंश था, सातवाहन वंश था, कण्व वंश था, चेदी वंश था, ये छोटे छोटे वंश उभर कर सामने आए। इसका लाभ उठाकर कई विदेशी वंश भारत आए, जिसमें से हिंदी यूनानी, शक, पहलव, कुषाण आदि प्रमुख है। ये जो हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण है, इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो आगे करवाऊंगा। लेकिन जो ये चार वंश थे ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनको आप हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में कुछ रोमांचक प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।